morning, students. I hope you are doing well and fine in this testing time. So the topic we are going to learn now in history is Rise of Nationalism in Europe. तो ये टॉपिक हमने लास्ट टाइम सीखा था. We are doing a continuation of what we had learned last year in the topic called French Revolution. So I'll just give you a short walkthrough इसके बारे में ताकि you get a base about what we are going to learn further. तो पहला टॉपिक इसमें जो आता है, we are talking about French Revolution. Now French Revolution जो था, it had started from the time period of 1789. Major changes जो हुए थे and it ended in 1799. और उसमें सबसे बड़ा जो एक चेंज आया था या फिर एक कॉन्सेप्ट जो उठ के आया था, that was nationalism. Now what do you understand by nationalism? Nationalism का कोर मतलब ये होता है कि तुम kind of you show an affection for your nation. तुम देशभक्ति दिखाते हो, एक निष्ठा दिखाते हो अपने देश के लिए. That's called as nationalism. और उस टाइम पे नेशनलिज्म के थ्रू या आइडिया के थ्रू क्या क्या चेंजेस आए. सबसे पहला जो चेंज आया दैट वाज पावर ट्रांसफर. एज यू ऑल रिमेंबर, वी वर लर्निंग अबाउट द बॉर्बन एम्पायर. और बॉर्बन एम्पायर के किंग उस टाइम पे थे लुइस द 16th एंड ही वाजंट रेडी फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, बट फिर भी मोनार्की लाई गई थी वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनली. और उसके बाद पावर ट्रांसफर ऐसा हुआ कि he was killed, his family was killed and the power was transferred to the common people from the monarch. So this led to an idea which we now famously know as democracy. Second जो वहाँ पे चेंज हुआ था वो था ट्राई कलर. Now France had a monarchical flag. उस फ्लैग को हटा के वहाँ पे उन्होंने ट्राई कलर फ्लैग लाया, जैसे हमारा ट्राई कलर फ्लैग होता है 3 कलर बेस्ड. नेक्स्ट चेंज जो वहाँ पे आया था वो था लैंग्वेज चेंज. उस टाइम पे उन्होंने जो चेंज लाया था लैंग्वेज का वो ये था कि France spoke French, but the French which they wanted to apply all over France was the one which was spoken in Paris. Paris was the capital of France. तो वो लैंग्वेज उन्होंने थ्रू आउट अप्लाई किया. नेक्स्ट जो उन्होंने चेंज लाया वो था नेशनल एंथम. नेशनल एंथम की समझ में आता है देशभक्ति जगने के लिए नेशनल एंथम गाई जाती है. So they wanted national anthem to be applicable all over the country. So they devised a new national anthem. एक नया national anthem लिखा गया country wise के लिए. उसके बाद उन्होंने क्या लिया, शपथ ली कि हम देशवासी है, देश के लिए लड़ेंगे, देश के लिए मरेंगे, जिएंगे वाला काइंड ऑफ. ओके, देन कम्स द मेन पार्ट व्हिच इज हाउ डिड द पीपल ट्राई टू फॉर्म अ गवर्नमेंट देयर. As we have learned in the last class, there were three estates in France. The first estate, the second estate and the third estate. First estate हमने देखा था, it was made up out of all the kings, the clergy. The second estate was made up of the nobles and knights, and the third estate was made up of the common people. Common people जिनका मानना था कि हमें ये monarchical rule नहीं चाहिए, we want a democratic kind of setup in the country. तो इन लोगों ने क्या किया, एक गवर्नमेंट फॉर्म किया जिसका नाम था एस्टेट जनरल. और इस एस्टेट जनरल को यूज करके उन्होंने फॉर्म किया था व्हाट वी कॉल नेशनल असेंबली. तो दे फॉर्म व्हाट वी कॉल एज अ नेशनल असेंबली. नेशनल असेंबली का सिंपल मतलब होता है पार्लियामेंट, जो हमारी कंट्री में होता है लोकसभा राज्यसभा वाला सिस्टम. तो उन्होंने एक नेशनल असेंबली फॉर्म किया. नेक्स्ट प्रॉब्लम जो वहां पे एग्जिस्ट करता था दैट वाज ड्यूटीज. ड्यूटीज का मतलब है वहां पे टैक्सेशन ऐसे थे कि कंट्री में ही घूमते वक्त अलग अलग जगहों पे अलग अलग टैक्सेस थे. तो उन्होंने इंटरनल ड्यूटीज यानी टैक्सेस अबॉलिश किए, एक कॉमन टैक्सेशन सिस्टम लाया ताकि कंफ्यूजन अवॉइड हो. उसके बाद उन्होंने क्या किया, फ्रांस के जो आर्मीज थे उन्होंने यही नेशनलिज्म का आइडिया बाहर स्प्रेड करने की कोशिश की, ये दिखाते हुए कि इफ फ्रांस कैन बिकम अ डेमोक्रेसी द अदर कंट्रीज कैन आल्सो बिकम अ डेमोक्रेसी. अब ये टाइम पीरियड जो 1789 टू 1799 था, इट वाज प्रीटी पीसफुल. थोड़ा वहां पे स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे थे, जैसे हमने सीखा था जैकोबिन गवर्नमेंट आया, डायरेक्टरी आई. ऐसे चेंजेस होने की वजह से एक इनस्टेबिलिटी आ गई थी और इस इनस्टेबिलिटी का फायदा उठाया नेपोलियन बोनापार्ट ने. वेरी फेमस फ्रेंच रूलर, तुम सबने तो उसके बारे में सुना ही होगा. नेपोलियन बोनापार्ट का रूल जो था इट स्टार्टेड फ्रॉम 1799 द एंड ऑफ दिस पीरियड एंड इट वेंट ऑन टिल 1815. तो 16 इयर्स का ऑलमोस्ट उनका रूल चल रहा था वहां पे. तो उन्होंने डेमोक्रेसी नाम की जो आइडिया थी उसको कंप्लीटली क्रश की एंड ही हिमसेल्फ बिकेम ही वाज कॉमनली नोन एज an emperor. Emperor का मतलब भी होता है it's kind of a king, a monarch. Okay, so he became an emperor and from 1799 to 1815 इसके बीच में एक मेजर ईयर जो तुम लोग को याद रखना है, एक मेजर चेंज जो उन्होंने लाया था that was in this year 1804. It was called as the civil code. Civil means civilians. Civilians का मतलब होता है हम सब जनता, people. So civil code का मतलब ये था कि
लोगों के लिए उन्होंने कॉमन पॉलिसी लाई, एक कॉमन रूल सिस्टम लाया, जैसे यहाँ पे उन्होंने करने की कोशिश की थी, अ कॉमन रूल अंडर वन पार्लियामेंट। सो ही ट्राइड टू ब्रिंग काइंड ऑफ सम गुड पॉइंट्स ऑफ द डेमोक्रेसी। उन्होंने क्या किया, एक कोड लाया जिसका नाम था नेपोलियनिक कोड। नेपोलियनिक कोड ऑब्वियसली बिकॉज इट वाज सेट अप बाय नेपोलियन, उन्होंने खुद के नाम से ही उसको एस्टैब्लिश किया। अब उसके कुछ बेनिफिट्स थे एंड ऑब्वियसली एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, सो उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी थे। फर्स्ट विल सी अबाउट द प्रोस, द गुड पार्ट। गुड पार्ट क्या था, वहां पे देयर वाज इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब है हर इंसान को ये बोला गया था कि यू विल बी कंसीडर्ड एज वन एंड द सेम अंडर द गवर्नमेंट ऑफ नेपोलियन। सेकंड मेजर चेंज जो था दैट वाज राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, सबको लैंड मिलेगी, सबको घर मिलेगा, सब अपना घर वहां पे बसा सकते हैं। थर्ड जो चीज वहां पे हुई थी वो था फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश किया गया। व्हाट डू यू मीन बाय फ्यूडल सिस्टम? फ्यूडल सिस्टम का मतलब है उस टाइम पे जो लैंड था वो ये दोनों ओन करते थे, जो हमने लास्ट ईयर भी सीखा है, द फर्स्ट एंड द सेकंड एस्टेट। अब लैंड ये लोग ओन करते थे, इसके वजह से प्रॉब्लम क्या होता था, ओनली दीस पीपल हैड एक्सेस टू द लैंड, मनी वाइज पैसे उनको ही मिलते थे, और सारा काम बेचारे थर्ड एस्टेट वाले करते थे, तो पैसे तो उनको मिलने ही नहीं थे, या जो मिलते थे दैट वाज वेरी वेरी लेस अकॉर्डिंग टू द वर्क डन बाय देम। इसके वजह से क्या हो गया, जैसे ही नेपोलियन पावर में आया उसने ये सिस्टम एबॉलिश किया, क्योंकि वो चाहता था कि सबको प्रॉपर्टी मिले, तो फ्यूडल सिस्टम होगा तो प्रॉपर्टी फिर से इन्हीं को मिलेगी, तो उसने वो सिस्टम ही कंप्लीटली अबॉलिश कर दिया। उसके बाद उसने क्या किया, सर्व्स पे ध्यान देना। हु आर सर्व्स? सर्व्स का मतलब होता है स्लेव्स। स्लेवरी उस टाइम पे उसने इनिशियली हटा दिया। स्लेवरी कैसी, जो इन लोगों को इन दोनों के अंदर दबाया गया था, फोर्सिबली काम कराया जाता था, उन लोगों को सर्वडम से निकाला गया, क्योंकि उसका मानना था सबको इक्वालिटी मिलना चाहिए, तो कोई किसी के अंडर दबा हुआ नहीं होगा। उसके बाद उसने क्या किया, गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस को अबॉलिश किया। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय गिल्ड? गिल्ड का मतलब होता है वो लोग, या फिर हम कह सकते हैं ट्रेडर्स, इन सबका एक यूनियन होता था उस टाइम पे, दैट वाज कॉल्ड एज अ गिल्ड। नाउ गिल्ड की रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या, अब उस टाइम पे ऐसा होता था कि कुछ स्पेसिफिक बिजनेसमैन थे जिन्होंने अपना बिजनेस, या ट्रेडर्स थे जिन्होंने अपना बिजनेस पहले ही सेटअप कर दिया था, तो इसके वजह से प्रॉब्लम क्या होता था, कोई और वहां पे आके अपना ट्रेड या अपना बिजनेस सेटअप करने की जब कोशिश करता था तो उसको बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस फेस करने पड़ते थे, तो ऐसे रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए जिसकी वजह से बिजनेस एंड ट्रेड ऑटोमेटिकली इट वेंट अप। उसके बाद द मेजर कोर या फिर जो क्रक्स होते हैं किसी भी इकोनॉमी का, अगर किसी इकोनॉमी को डेवलप कराना है तो फर्स्ट बेसिक थिंग जो वहां पे डेवलप की जाती है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। रोड्स बांधो, रेलवेज बांधो, यही सब तो कोर होता है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का। तो उन्होंने उन चीजों पे ध्यान दिया ताकि इकोनॉमी वापस ग्रो हो सके। बट विद टाइम व्हाट हैपेंड, उसके कॉन्स भी निकल के आए। बट कॉन्स आए कहां से समझो। नेपोलियन का आइडिया ये था कि he wanted to become a European emperor. He did not want to restrict himself to the boundaries of France. तो उसके लोगों ने उसके आइडियाज बाहर स्प्रेड किए कि this guy is like a मसीहा, he is like a savior, वो सबको बाहर निकालेगा, सबको उनके कंट्रीज के जो बुरे कंडीशंस हैं उनमें से बाहर निकालेगा। इसकी वजह से क्या हो गया, नेपोलियन और उसकी आर्मी इट बिकेम ह्यूजली पॉपुलर अक्रॉस यूरोप। स्विट्जरलैंड, नेदरलैंड, यहाँ के जो लोग थे, हॉलैंड जो बोलते हैं हम, उन्होंने नेपोलियन और उनके आर्मी को इनविटेशन दिया कि आप आइए हमारे कंट्री में बसिए, हमारे कंट्री को फ्री कराइए, विद द आइडिया कि वो लोग भी फ्री हो जाएंगे। बट नेपोलियन हैड हिज ओन अल्टीरियर मोटिव्स। उसका मोटिव ये नहीं था कि वो उन सबको फ्रीडम दिलाएगा, उसका मोटिव ये था कि ही वांटेड टू रूल ओवर द एंटायर यूरोपियन लैंडस्केप। तो इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हो गया, इनिशियली उसकी आर्मी वाज वेलकम्ड एवरीवेयर, बट विद टाइम उनको दिख के आया कि नेपोलियनिक कोड के जो प्रोस थे उससे ज्यादा या उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग उसके कॉन्स निकल के आ रहे थे। पहला ये था, उन्होंने टैक्सेशन को बहुत हेवीली इंक्रीज कर दिया। अब क्या रीजन दिया होगा उन्होंने टैक्सेशन इंक्रीज करने का, उनका मानना ऑल ओवर फ्रांस में या ऑल ओवर यूरोप में या कहना ये था कि he had taken over an empire जो बहुत, as you have learned in French Revolution also कि Louis the 16th जब पावर में थे, at that time the treasury was entirely empty, और इतने पावर चेंजेस होने की वजह से क्या हो गया, the treasury which was already empty, उसमें जितना कुछ आया that was also wasted। तो नेपोलियन का मानना था कि भाई इतना सब कर रहे हैं तो you will have to pay for it via taxes। तो टैक्सेस बहुत बढ़ गए, एंड फ्रांस में जितना टैक्सेस था उससे ज्यादा टैक्स उसने नॉन फ्रेंच इकोनॉमीज पे लगाया। सेकंड मेजर प्रॉब्लम था सेंसरशिप। ऑब्वियसली he was an emperor, he did not like people speaking against him। तो उन्होंने बोला गया था कि उनके बारे में कुछ भी लिखा जाता है that won't be allowed to print inside the economy। And the third major point जो कहते हैं ना लोगों को खटका, वो ये था कि
आर्मी में लोगों को ढकेला जा रहा था फोर्सिबली जस्ट टू फाइट वॉर्स. पीपल वर इल प्रिपेयर्ड, पीपल वर नॉट रेडी फॉर वॉर्स, बट विदाउट देयर कंसेंट उनको आर्मीज में ढकेला जा रहा था जस्ट बिकॉज ही वांटेड अ स्ट्रांग आर्मी. अब ये सब जो चल रहा था that went on from 1799 to 1815, but 1815 में एक मेजर बैटल हुआ because of his desire to control Europe. कुछ लोगों को डर लगा कि ये बंदा हमारे लिए बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, so he had to fight some people, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे. Which happened in 1815. The war was called famously as the Battle of Waterloo, and in that the empire of Napoleon Bonaparte came to an end. तो यहाँ पे खत्म होता है नेपोलियन का पार्ट. अब यहाँ से एक नया आइडिया सामने आने लग गया. पीपल वो ऑफ द ओपिनियन कि हम लोग थक चुके हैं विद द मोनार्कियल रूल. दे वर लुकिंग एट अ न्यू आइडिया, एक न्यू फंड आ जिससे हम एक नया सिस्टम एस्टैब्लिश कर सके और जो भी प्रॉब्लम्स उन लोगों ने फेस किए थे पहले से वो खत्म हो सके. अब एक आइडिया सामने आया जो जिसका नाम था नेशन स्टेट. नेशन स्टेट, नेशन का मतलब तो हम सबको पता है, हमारे खुद की बाउंड्रीज होंगी, वो बाउंड्रीज के बाहर हमारा नेशन एस्टैब्लिश नहीं होगा, वो बाउंड्रीज के अंदर हम सब रहेंगे. हम सब क्या होंगे, वी विल फॉलो सम कॉमन लैंग्वेज, वी विल हैव सम कॉमन कल्चर, हमारे ट्रेडिशंस कॉमन होंगे, हम सब एक ही पाथ पे चलेंगे, हमारा गवर्नमेंट हमारे चॉइस का होगा और हमारी हिस्ट्री भी कॉमन होगी. अब ये आइडिया जो था ये पिच किया जा रहा था फ्रॉम 1750s. अब कंफ्यूजन तो होगा, हम लोग नेपोलियन की बात कर रहे थे, टाइम पीरियड था 1815, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट फ्रांस राइट नाउ, वी आर टॉकिंग अबाउट द एंटायर यूरोप. यूरोप में ये आइडिया 1750s से आना चालू हो गया और नेपोलियन के एम्पायर खत्म होने के बाद से दिस आइडिया बिकेम एक्सट्रीमली स्ट्रांग ऑल ओवर यूरोप. अब 1750s का एक कॉमन एग्जांपल था हैब्सबर्ग एम्पायर. हैब्सबर्ग में जो लोग थे उनका मानना था कि हमें एक कॉमन सेटअप एस्टैब्लिश करना है, बट देयर वाज अ ह्यूज प्रॉब्लम. हैब्सबर्ग जो उस टाइम पे था, इट वाज अ पार्ट ऑफ ऑस्ट्रो-हंगरी. ऑस्ट्रिया करके, नॉट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया करके कंट्री है और हंगेरी करके कंट्री है. ये दोनों का पार्ट होता था हैब्सबर्ग. बट हैब्सबर्ग का कल्चर जो था वो बहुत मिक्स था. बहुत मिक्स मतलब वहां पे फ्रेंच बोलने वाले भी थे, इटालियन बोलने वाले भी थे और जर्मन बोलने वाले भी थे. तो इसका प्रॉब्लम क्या था कि लोगों को नेशन स्टेट बनाना तो था, बट देयर वाज अ ह्यूज प्रॉब्लम ऑफ डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, डाइवर्स मतलब डिफरेंट, अलग अलग लोग एक साथ रह रहे थे एंड इनको एक साथ क्लब करके चलना हैड बिकम वेरी वेरी डिफिकल्ट. तो आगे जाके क्या हो गया, बाय द मिड 18th सेंचुरी ये आइडिया एकदम स्ट्रांग हो गया और कुछ लोग ऐसे थे जिनका मानना था कि हाँ हम इसके साथ ही चलेंगे. तो ये आइडिया आया कहां से, कौन इसको आगे लेके आया, वो हम समझेंगे बाय यूजिंग यूरोप एंड इट्स थ्री क्लासेस. थ्री क्लासेस मतलब जैसे हमने यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एस्टेट देखा था, वैसे ही यूरोप में उस टाइम पे तीन क्लासेस थे बेस्ड ऑन द इनकम. इनकम मतलब कौन कितना पैसे कमा रहा था, कौन कितना अमीर था. अब वहां पे तीन क्लासेस कौन कौन थे. पहला क्लास था अरिस्टोक्रेट. अरिस्टोक्रेसी इन इंग्लिश मींस द अपर क्लास. अपर क्लास द एलीट पीपल. अब इन लोग का क्या था, दे हैड अ लॉट ऑफ लैंड एट देयर डिस्पोजल, भर भर के जमीन ओन करते थे. दूसरा था दे स्पोक फ्रेंच. नाउ यहाँ पे भी हमने देखा था सब फ्रेंच ही बोल रहे थे, बट these people spoke the purer version of French. तो इसका मतलब क्या था, उनका मानना था कि हम जो फ्रेंच बोलते हैं वो सिर्फ एलीट जनता ही बोलती है, बाकी कोई ऐसा फ्रेंच वहां पे नहीं बोलता होगा. थर्ड क्या था, these people lived in small groups. स्मॉल ग्रुप्स का मतलब था, इनका मानना था हम और हमारी फैमिली से जुड़े हुए लोग, हमारे जैसे ही लोग, और कोई हमें वहां पे जरूरत नहीं है. वी डोंट वांट एनी मिक्सचर ऑफ अदर पीपल कमिंग इनटू आवर ग्रुप. Then what happened? ये लोग एक दूसरे से स्मॉल ग्रुप्स में जो एग्जिस्ट करते थे शादियां करते थे ताकि उनकी जो प्योरिटी है वो मेंटेन रहे, कोई और एक्सटर्नल फैक्टर उसमें इन्वॉल्व ना हो. And the last was they all had a very common lifestyle. They were rich, they had a luxurious lifestyle. उनका सब सेट था, सब सही चल रहा था. And इन लोग इनडायरेक्टली डिपेंड करते थे इन लोगों पे, peasants यानी farmers. तो peasants क्या थे? They were majority in population. पूरे कंट्री में सबसे ज्यादा इन्हीं लोगों का था. सेकंड क्या था, इनका जो भी लैंड था वो यही लोग संभालते थे, the peasants, because they were under the impression कि हमारा इन्हीं से सब डिपेंडेंस है. एंड इन रिटर्न ये लोग उनको लैंड संभालने के हिस्से में कुछ ग्रेन दे देते थे, कुछ छोटा मोटा पैसा दे देते थे. तो ये दो ग्रुप्स चल रहे थे, इनका तो कोई लेना देना नहीं था. बोथ ऑफ देम वर काइंड ऑफ एग्जिस्टिंग अंडर द एम्पायर जो उन पे रूल कर रहा था. बट एक थर्ड ग्रुप था, जो थर्ड ग्रुप था जिन्होंने क्वेश्चन करना चालू किया. क्वेश्चन क्या करना चालू किया कि हम जिस सिस्टम में रह रहे हैं
आर वी गिवन द प्रायोरिटी विच वी शुड बी गिवन? और इन लोगों ने उस टाइम के सिस्टम को क्वेश्चन करना चालू किया। सिस्टम कौन सा था? मोनार्की था। दे वर नॉट हैप्पी अंडर द रूल ऑफ मोनार्की बिकॉज मोनार्की द एम्परर वाज ओनली कंसर्न्ड अबाउट हिज ओन पीस, अबाउट हिज ओन मनी। ही वाज नॉट कंसर्न्ड अबाउट द पीपल देयर। तो दीस पीपल जो सवाल उठा रहे थे, जो क्वेश्चन कर रहे थे, दे वर कॉल्ड द न्यू मिडिल क्लास। मिडिल क्लास जनता तो हम जानते हैं, पीपल हु एग्जिस्ट बिटवीन द अपर क्लास एंड द लोअर क्लास आर कंसिडर्ड टू बी मिडिल क्लास। अब वहां पे न्यू क्यों कहा जाता है? न्यू इसीलिए क्योंकि these people had taken education, they were educated, they were well informed, सवाल करने वाली जनता थी, they knew about science, they knew about technology, they knew about the common things which are happening around them, and उन्होंने उसी से अपना common sense derive किया था। इसमें थे कौन? इसमें उस टाइम पे थे इंडस्ट्रियलिस्ट। अब इंडस्ट्रियलिस्ट कहाँ से आए होंगे? वी आर टॉकिंग अबाउट 1750s। उस टाइम पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था इंग्लैंड में, एंड इंग्लैंड वाज इन यूरोप, और वहां से पूरे यूरोप में यूरोपियन लैंडस्केप में उस टाइम पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्प्रेड हुआ था। सो ये लोग तो पिक्चर में आएंगे ही आएंगे। सेकंड ग्रुप वाज द वर्किंग क्लास पीपल। वर्किंग क्लास पीपल का मतलब था जो पढ़े लिखे टीचर्स थे, लॉयर्स थे। इन लोगों ने भी सवाल उठाना चालू किया कि ऐसा सिस्टम हमें नहीं चाहिए जो इस एम्परर के अंडर हो। वी वांट अ सिस्टम जिसमें ये सारी चीजें एग्जिस्ट करे, ये सारी चीजें क्लब हो, एंड वी विल रिमेन अंडर अ कॉमन सिस्टम जो हमारे लोगों से बने, ना कि कुछ स्पेसिफिक पीपल हु हैड अ लॉट ऑफ लैंड। दे बिलीव्ड इन इक्वालिटी, दे बिलीव्ड इन व्हाट वी कॉल एज लिबरल नेशनलिज्म, जो हमारा आगे का टॉपिक है। सो हम लोग ने जो लास्ट टाइम देखा था दैट वाज अबाउट द न्यू मिडिल क्लास, एंड वी वर लर्निंग अबाउट न्यू मिडिल क्लास, क्या आइडिया लेके आया था वहां पे ऑफ नेशन स्टेट। अब जो न्यू मिडिल क्लास था, they had come forward with two ideas. The first idea was they wanted a nation which was completely united, and the second idea was of liberal nationalism. Very commonly asked question. Now, what do you understand by liberal and nationalism? Okay, nationalism तो हम लोगों ने already देखा था। nationalism का मतलब था देशभक्ति, love for the nation, और उसके बाद जो liberal है, इस word का meaning होता है freedom, या something which is free is considered to be liberal. Okay, तो इन लोग का मानना क्या था? फर्स्ट जो यहाँ पे हम देख ही सकते हैं, दे बिलीव कि हर इंडिविजुअल को अपना फ्रीडम मिलना चाहिए। अब वहां पे प्रॉब्लम क्या था? पीपल वर नॉट गिवन द राइट टू थिंक एज पर दे वांटेड टू थिंक, द वे दे वांटेड टू थिंक। तो इसीलिए वहां के लोग क्या चाहते थे कि उनको फ्रीडम मिले, दे कुड थिंक द वे दे वांटेड। सेकंड था वहां पे उनको लॉ के सामने इक्वालिटी चाहिए था। उनका मानना था कि हर इंसान, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो मिडिल क्लास हो, सब लोगों को लॉ एक समान माने, उनके बीच में नो डिफरेंशिएशन। थर्ड था वहां पे वो चाहते थे कि जो ऑटोक्रेसी था, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ऑटोक्रेट? ओके, क्रेसी का मतलब होता है रूल, ऑटोक्रेसी का मतलब होता है व्हेन पावर इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ फ्यू पीपल या वन पर्सन, ऑल ऑफ दैट कम्स अंडर ऑटोक्रेसी। तो उनका मानना था पावर कंसंट्रेशन किसी एक के हाथ में नहीं होना चाहिए, इट शुड बी अ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जहां पे लोगों के पास पावर रहे इनडायरेक्टली, एंड दे वांटेड द क्लर्जी प्रिविलेजेस टू एंड। क्लर्जी तो हम लोग ने देखा था, क्लर्जी मतलब चर्च के लोग, चर्च के लोगों को वहां पे इन्यूमरेबल बेनिफिट्स दिए गए थे जो कॉमन जनता देख के दे वर एक्चुअली saddened because उन लोगों को even crimes were considered for them to be, they were opaque from it, they would not be charged. Okay, so उन लोग चाहते थे कि ये सब privileges वहाँ पे खत्म हो जाए। नेक्स्ट क्या था? they wanted a constitution, again an idea of democracy। वो चाहते थे कि constitution हो, representative government हो, मतलब हम जिसको चूज करें वो वहाँ पे जाके बैठेगा, वो वहाँ पे रूल करेगा। तो ये सारे आइडियाज आए थे अंडर लिबरल नेशनलिज्म एंड अ यूनाइटेड नेशन। अब ये आइडियाज को फेस करने के लिए, या आइडियाज के सामने तीन प्रॉब्लम्स थे जो इन लोगों को सॉल्व करना था। पहला प्रॉब्लम था सफराज, जिसको हम बोलते हैं द राइट टू वोट। उस टाइम पे सिर्फ वो लोग जिनकी एज 21 से ज्यादा थी वर अलाउड टू वोट, एंड आल्सो दीस पीपल हैड प्रॉपर्टी। तो इन लोगों ने क्या किया? सारे मैन को राइट टू वोट दे दिया, बट इट वाज नॉट ऑफर्ड टू वुमेन। जो हमने लास्ट ईयर भी सीखा था, इन लोगों को सफराज नहीं मिला। ओनली मैन अबव द एज ऑफ 21 वर गिवन द राइट टू वोट, एंड द राइट ऑफ प्रॉपर्टी वाज रिमूव्ड। वो क्लॉज हटा दिया, आपके पास प्रॉपर्टी हो ना हो, इफ यू आर अ मैन यू कुड वोट। नेक्स्ट जो वहां पे हुआ दैट वाज ट्रेड रिस्ट्रिक्शन। अब वहां पे प्रॉब्लम क्या था? एक जगह से दूसरी जगह जब कोई इंसान मूव करता था तो उसको ट्रेड करने के लिए बहुत दिक्कत आती थी, प्रॉब्लम आती थी। तो 1834 में इन्हीं लोगों ने मिलके एक ग्रुप फॉर्म किया जिसका नाम था ज़ोल्वेरिन। ओके, ज़ोल्वेरिन जो था ये स्टार्ट किया था प्रशिया ने या प्रूशिया ने। नाउ डोंट गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन प्रूशिया एंड रशिया। प्रूशिया इज अ पार्ट ऑफ जर्मनी, जो हमें आगे एनीवेज देखना है।
एंड प्रूशिया ने जो ज़ॉल्वरिंग स्टार्ट किया, जर्मनी के जो बाकी छोटे छोटे स्टेट्स थे वो उसके साथ मिल गए और उन्होंने ज़ॉल्वरिंग फॉर्म किया। इसका मतलब क्या था, इन सबको एक ही टैक्स पे करना है, दे डिड नॉट नीड टू पे डिफरेंट टैक्सेस व्हाइल मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और यही कस्टम यूनियन आज के जमाने में इज यूरोपियन यूनियन। वहां पे ये सारे कंट्रीज एक साथ रहते हैं। यूरोपियन यूनियन के बारे में आपने होपफुली सुना होगा। देन डिफरेंट वेट्स एंड मेजर्स। एक और प्रॉब्लम वहां पे ये था, जैसे ही हम स्टेट टू स्टेट मूव करते थे, हर स्टेट में वेट्स एंड मेजर्स अलग होता था। जैसे 1000 ग्राम इज 1 kg, अगर कहीं पे 1000 ग्राम होता था तो कहीं पे 900, कहीं पे 800, एंड वहां पे मेजरमेंट करने के जो सिस्टम्स थे वो अलग अलग थे। मिलीमीटर्स के वेरिएशंस अलग अलग थे। अगर आप टेक्स्ट बुक में देखोगे तो LA नाम का यूनिट दिया हुआ उन्होंने टू मेजर द लेंथ ऑफ क्लॉथ। तो ये मेजर्स एंड वेट्स क्रिएटेड अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन फॉर द मर्चेंट्स। तो उनको एक तो हैवी टैक्सेशन भी पे करना पड़ता था जब वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे, और सिस्टम्स भी अलग अलग थे व्हिच क्रिएटेड अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन। तो इन लोगों ने क्या किया, न्यू मिडिल क्लास में एक यूनिफॉर्म सिस्टम लाया जहां पे ये कंफ्यूजन वाज कंप्लीटली रिमूव्ड। उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो ट्रेड बैरियर्स थे, जो हम बात कर रहे थे यहाँ पे ट्रेड करने के लिए जो बाधाएं आ रही थी, ट्रेड के टाइम जो एक्स्ट्रा टैक्सेस पे करने पड़ते थे वो हटा दिए। करेंसीज अलग अलग थे, उनको समझ में आया कि इतने सारे करेंसीज रख के इट्स नॉट गोइंग टू बी यूजफुल, इट्स फ्यूटाइल। तो उन्होंने क्या किया, 20 करेंसीज थे उसको हटा के वहां पे सिर्फ 2 करेंसीज लाए ताकि एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन हो और जो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था वो कंफ्यूजन कंप्लीटली अवॉइड हो सके। ओके, तो ये जो टॉपिक था दैट कम्स अंडर लिबरल नेशनलिज्म, यूनिटी ऑफ द नेशन। अब इफ यू रिमेंबर, मैंने तुम लोगों को बताया था कि वी विल कम बैक टू द बैटल ऑफ वाटरलू। हम लोगों ने क्या सीखा था, 1815 तक भाई साहब का रूल चल रहा था, ही वाज गोइंग ऑन एक्सप्लोरिंग टेरिटरीज, टेकिंग ओवर टेरिटरीज। बट क्या हुआ, ये इन लोगों के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आया बिकॉज दीस पीपल वर नॉट रेडी टू हैंड ओवर देयर नेशंस टू हिम। ही वाज वेरी एडमेंट, ही वाज टेकिंग ओवर यूरोपियन टेरिटरीज, इनकी भी कुछ टेरिटरीज ली होगी उन्होंने। तो 1815 में क्या हुआ, फाइनली these people fought a very famous battle, the battle of Waterloo, and Napoleon could not stand against their huge armies, and Napoleon finally हार गया। 1815 में he was imprisoned, these people took over power, and इन्होंने क्या किया, एक नया सिस्टम लाया, एक नया रूल लाया। नया तो कुछ था नहीं उसमें, it was an old system only, but they gave it a new term, it was called conservatism। अब conservatism का मतलब क्या होता है, something which is old, something which is orthodox, इसको हम कहते हैं कंजर्वेटिज्म। सो इनका मानना क्या था, पुराने सिस्टम्स को वापस लाओ, पुराने इमोशंस को वापस लगाओ। तो उन्होंने क्या किया, चर्च को लाया वापस, क्योंकि हमने देखा था फ्रेंच रेवोल्यूशन में चर्च हैड अ वेरी बैड नेम, इट हैड अर्न्ड अ वेरी बैड नेम। उन्होंने फिर क्या किया, मोनार्की को वापस लाया, मतलब सारे किए कराए पे पानी फेर दिया। जो डेमोक्रेसी वाला सिस्टम था, नेशन स्टेट वाला सिस्टम था, उसको हटा दिया। फिर उन्होंने क्या किया, हायरार्कीज लाए। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय हायरार्कीज? इफ यू रिमेंबर, हमने फ्रांस की 3 एस्टेट के बारे में देखा था, दैट वाज अ हायरार्कियल सिस्टम। तो उन्होंने क्या किया, वैसे ही सिस्टम को वापस लाया ताकि लोगों के बीच में एक गैप मेंटेन रहे। नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, ऑटोक्रेसी लाया। ऑटोक्रेसी का मतलब क्या होता है, जहां पे द किंग एंड हिज पीपल कीप द पावर इन देयर हैंड्स, दैट इज कॉल्ड एज ऑटोक्रेसी। अब ये सब होने की वजह से क्या हो गया, ये लोग चाहते थे कि कोई उनके खिलाफ आवाज ना उठाए, तो उन्होंने बिल्कुल भी क्रिटिसिज्म सहन नहीं किया। क्रिटिसिज्म का मतलब है जब आप किसी के बारे में भला बुरा बोलते हो। तो इनका कहना था हमारे बारे में कोई भला बुरा ना बोले और हमारे साथ कोई डिसएग्री भी ना करे, कोई डिफाइन ना करे, डिसोबीडिएंट ना बने। तो ये सब चीजें उन्होंने वहां पे स्ट्रिक्टली लागू की। उसके बाद दे ब्रॉट सेंसरशिप। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सेंसरशिप? सेंसर्ड का मतलब होता है जो पार्ट्स उनके फेवर में नहीं थे, न्यूज़पेपर्स हो गए, आर्टिकल्स हो गए, वो वहां से हटा दिए गए। एवरीथिंग वाज रिटन इन देयर फेवर ताकि एक अच्छा इमेज मेंटेन हो, एक गुड वाला इमेज मेंटेन हो। ये सब इन्होंने कंजर्वेटिज्म के थ्रू लाने की कोशिश की। अब इन्हीं कंजर्वेटिज्म की वजह से क्या हो गया, वहां पे ये आपको याद रखना है 1815 में बैटल खत्म हुआ। जब भी कोई बैटल खत्म होती है तो कुछ अग्रीमेंट साइन होता है, कुछ ट्रीटी साइन होता है। दैट वाज कॉल्ड एज ट्रीटी ऑफ वियना। वियना इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया। तो इन्होंने वियना में एक पैक्ट साइन किया, एक अग्रीमेंट साइन किया। उसमें उन्होंने क्या किया, कंजर्वेटिव से रिलेटेड कुछ स्टेप्स उठाए। क्या स्टेप्स उठाए? फ्रांस में बॉर्बन डायनेस्टी को वापस लाया। बॉर्बन डायनेस्टी, इफ यू रिमेंबर, लुइस द 16th, उसके पूर्वज जो फैमिली ग्रुप था, दैट वाज कॉल्ड एज बॉर्बन डायनेस्टी। ओके, फिर उन्होंने क्या किया, फ्रांस को वो चाहते थे कि वापस उतना पावर ना आ पाए जो बोनापार्टे के टाइम पे था। तो उन्होंने क्या किए, फ्रांस की बाउंड्रीज पे अपने कुछ स्टेट्स सेटअप किए और वो स्टेट्स को ऐसे सेटअप किए कि फ्रांस काइंड ऑफ एक लॉक मोड में चला गया। वो खुद को आगे एक्सपांड नहीं कर पाए, फ्रांस जितना था वैसे ही रहेगा।
उसके बाद उन्होंने क्या किया, फ्रांस के जो बाहर के टेरिटरीज थे उसको अपने में ही बंटवारा कर दिया। कौन से स्टेट्स? प्रूशिया ने वेस्ट वाले एरियाज ले लिए फ्रांस के, ऑस्ट्रिया ने इटली का पार्ट ले लिया, नॉर्थ इटली, वो आगे भी एक रेफरेंस आने वाला है। रशिया ने पोलैंड को ले लिया, जो हमने रशियन रेवोल्यूशन में सीखा था, पोलैंड के साथ उन्होंने क्या-क्या गलत कामें किए थे। ओके, उसके बाद उनकी नजर में एक 39 स्टेट्स वाला एरिया था जो नेपोलियन ने सेटअप किया था, वो उन्होंने हाथ नहीं लगाया, क्योंकि उनका मानना था कि ये जो 39 स्टेट्स है वो उतना पावरफुल नहीं है कि इनके खिलाफ खड़ा हो सके, और उसको यूनाइटेड रहने से इनको कोई बड़ी दिक्कत होने वाली नहीं थी। तो ये उन्होंने चेंजेस लाए। बट ऑब्वियस बात है, कंजर्वेटिज्म से मोनार्की वापस आई, मोनार्की के थ्रू जो पुराने सेटअप थे वो वापस आए, पुराने सेटअप के थ्रू जो पुराने प्रॉब्लम्स थे वो भी वापस आने ही थे। तो जो पुराने प्रॉब्लम्स आए उसके खिलाफ सम पीपल स्टूड अप इन ऑपोजिशन, कुछ लोगों ने उसके खिलाफ आवाज उठाना स्टार्ट किया। Those people were very famously called as revolutionary, revolution, आंदोलन, चेंज चाहने वाले। तो ये लोग क्या चाहते थे कि वापस जो पुराने सिस्टम्स एस्टैब्लिश हुए हैं वो सब उन्हें तबाह करने थे, डिस्ट्रॉय करने थे। इन्होंने फर्स्ट स्टेप क्या उठाया ये सब करने के लिए? एक सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म की। सीक्रेट सोसाइटी का सीक्रेटली क्यों? क्योंकि इनके नजर में उनके लिए आना बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता था। दे कुड बी किल्ड, दे कुड बी एलिमिनेटेड। तो ये लोग अंडरग्राउंड काम करते थे, सीक्रेटली काम करते थे। नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, उनके एम्स क्या थे, इच्छाएं क्या थी, व्हाट डिड दे वांट टू हैपन इन द कंट्री। पहला उन्होंने क्या किया, जो जो कंजर्वेटिज्म के थ्रू मोनार्की सेटअप हुई थी, जो राजाएं महाराजाएं वापस रूल में आई थी, उनको अपोज किया। वो चाहते थे कि इन लोगों को पावर से हटा दिया जाए हमेशा के लिए। नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, देशभक्ति, देश जागृति, नेशनलिज्म को स्प्रेड करने की कोशिश की। दे वांटेड द कंट्री टू बिकम वन एंड यूनाइटेड वंस अगेन। नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, दे वांटेड फ्रीडम। फ्रीडम, जो पुराना सिस्टम सेटअप हुआ था उससे बाहर निकलना था उनको, और उनको ऑटोक्रेसी खत्म करनी थी। व्हाट डू यू मीन बाय ऑटोक्रेसी? ऑटोक्रेसी वंस अगेन पावर कंसंट्रेशन कुछ लोगों के हाथ में, वो हटा देना था, और वापस से नेशन स्टेट जो हमने पहले से ही देखा है, यूनाइटेड नेशन, ये सेटअप लाना था उनको। एंड इसीलिए दो ग्रुप्स, ये लोग एक दूसरे से लड़ पड़े। एक साइड पे थे कंजर्वेटिव्स, एक साइड पे थे रेवोल्यूशनरीज।